थोड़ी देर बाद वो लेटर राजा मालदेव जी के हाथ लग जाता है, जिसे पढ़कर मालदेव जी के होश उड़ जाते हैं। हुमायूं मन ही मन सोचता है कि अगर इस राजपूत योद्धा की अलायंस उसे मिल जाती है तो वो दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा एक बार फिर से जमा लेगा। राजा मालदेव दो जगहों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, बीकानेर और मेड़ता। बीकानेर के राजा कल्याणमल और मेड़ता के राजा विरमदेव, ये दोनों शेरशाह सूरी के पास पहुंचते हैं। अब देखिए, दिल्ली का बादशाह था हुमायूं और बिहार का शेरशाह सूरी। भारत में मुगलों ने दिल्ली, बिहार, आगरा जैसी जगहों पर अफगानी राजाओं को हराकर कब्जा किया था। अफगानों का राज सिर्फ आगरा और दिल्ली तक ही नहीं बल्कि भारत के और भी जगहों पर था, जैसे गुजरात, बंगाल, बिहार। अब इस दौरान अफगान और मुगलों की आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। आज की कहानी का एक हिस्सा ऐसी ही रेवलरी पर बेस्ड है। शेरशाह और हुमायूं ने आपस में दो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसे हम बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही जंग हुमायूं हार जाता है और शेरशाह दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा जमा लेता है। हुमायूं जब दिल्ली से खदेड़ा जाता है तो वो राजस्थान के मारवाड़ की ओर बढ़ता है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि मारवाड़ की जमीन पर एक ऐसा राजपूत योद्धा है जो शेरशाह सूरी को हराने का दम रखता है। हुमायूं मन ही मन सोचता है कि अगर इस राजपूत योद्धा की अलायंस उसे मिल जाती है तो वो दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा एक बार फिर से जमा लेगा। हुमायूं जोधपुर के जोगी तीर्थ नाम की जगह पर रुकता है और यहाँ से अपने 3 काबिल दूतों को भेजता है, मीर समंद, अतका खान और रायमल सोनी। अब ये तीनों राजा मालदेव के दरबार में पहुंचते हैं और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे उनका बादशाह हुमायूं अफगानी राजा से 2 जंग हार गया और दिल्ली और आगरा की सल्तनत खो बैठा और अब बंजारों की तरफ अपनी सेना के साथ इधर उधर भटक रहा है। अब ये तीनों राजा मालदेव के सामने 2 रिक्वेस्ट रखते हैं। पहला, रहने की जगह, दूसरा दिल्ली और आगरा को जीतने में मदद। पहली रिक्वेस्ट राजा मालदेव मान जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैंने अभी बीकानेर जीता है, आप अपने बादशाह के साथ बीकानेर जाइए, वहाँ कुंपा जी मिलेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। दूसरी रिक्वेस्ट पे राजा बोलते हैं कि आप बस लड़ाई की तैयारी करिए और मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। राजा मालदेव इन दूतों को कुछ भेंट देकर इन्हें रवाना कर देते हैं। अब हुमायूं के दूत उसके पास जाकर उसे ये खुशखबरी सुनाते हैं कि राजा मालदेव मान गए हैं। ये सुनकर हुमायूं बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके दूत उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर हुमायूं के होश उड़ जाते हैं। अब जिस वक्त हुमायूं के दूत राजा मालदेव के दरबार में पहुंचते हैं, वहां उनकी मुलाकात होती है शेरशाह सूरी के दूतों से, जो राजा मालदेव से मिलने आते हैं। अब यहाँ हुमायूं इस दुविधा में पड़ जाता है कि आगरा और दिल्ली जीतने के बाद शेरशाह सूरी को राजा मालदेव से क्या काम हो सकता है। अब हुमायूं के 2 खास शौक थे, एक अफीम खाना और दूसरा किताबें पढ़ना। हुमायूं का एक दोस्त था, मुल्ला सुर्ख, जो कि उसका पर्सनल लाइब्रेरियन भी था। अब हुमायूं उसके पास जाता है, उसे सारी बात बताता है कि राजा मालदेव मदद करने को तैयार है, रहने को बीकानेर दे रहे हैं और लड़ाई में अपना पूरा सपोर्ट देंगे। पर वहाँ राजा से मिलने शेरशाह के दूत भी आए थे। तुम्हें क्या लगता है उनके बीच में क्या बात हुई होगी? ये सुनकर मुल्ला सुर्ख हुमायूं को वार्न करता है कि हो सकता है हमें बीकानेर भेजने के पीछे राजा और शेरशाह की कोई चाल हो। तो क्या पता मालदेव ने शेरशाह के साथ हाथ मिला लिया हो, क्या पता हम बीकानेर पहुंचे और वहाँ बैठे कुंपा जी ने हमें गिरफ्तार कर लिया। तो ये सुनकर हुमायूं उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। अब हुमायूं फैसला करता है कि वो बीकानेर नहीं जाएगा, तो वो अपनी सेना के साथ सिंध की ओर निकल पड़ता है। अब वो सिंध में अमरकोट नाम की जगह पहुंचता है। वहाँ के राजा वीर साल सोढ़ा हुमायूं की मदद करते हैं। अब बात करते हैं राजा मालदेव की शेरशाह सूरी के दूतों से एक्चुअल में बात हुई क्या थी। असल में राजा मालदेव हुमायूं की मदद को राजी हो जाते हैं और शेरशाह सूरी का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि कल्याणमल और विरमदेव शेरशाह सूरी के साथ अपनी अलायंस बना चुके हैं। बदकिस्मती से हुमायूं सिर्फ फॉल्स पॉसिबिलिटीज और ओवर थिंकिंग की वजह से राजा मालदेव की अलायंस को खो बैठता है। अब दिल्ली में बैठे शेरशाह को उसके दूत बताते हैं कि आपके दिए प्रस्ताव को राजा मालदेव ने ठुकरा दिया और हुमायूं का साथ दे रहा है। ये बात सुनकर शेरशाह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फौरन कल्याणमल और विरमदेव से मिलता है। यहाँ एक सच ये भी है कि बीकानेर और मेड़ता हारने के बाद कल्याणमल और विरमदेव शेरशाह सूरी से मिले थे फॉर द अलायंस, बट शेरशाह ने उन्हें कोई खासी जवाब नहीं दिया था। पर अब शेरशाह सूरी के अंदर भयंकर बदले की भावना आ चुकी थी। वो किसी भी हाल में मालदेव को मारना चाहता था, इसीलिए वो कल्याणमल और विरमदेव से हाथ मिला लेता है। इधर मारवाड़ में बैठे राजा मालदेव को पता चलता है कि शेरशाह सूरी कल्याणमल और विरमदेव के साथ एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर उन पर अटैक करने आ रहा है। वो फौरन अपने साथियों के साथ एक मीटिंग करते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में लग जाते हैं। राजा मालदेव के एक बहुत ही काबिल सेनापति हुआ करते थे, जिनका नाम था राव जेताजी। अब राव जेताजी ये सुझाव देते हैं कि वो शेरशाह की आर्मी को अपने गांव यानी जेतारण में ही रोक लेंगे। अब जेतारण जोधपुर से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जेताजी उन्हें बताते हैं कि जेतारण में पहाड़ियां बहुत है और खुला मैदान भी, तो यहाँ हमारी आर्मी शेरशाह सूरी और उसकी आर्मी को आराम से रोक लेगी। अब इस पहाड़ी इलाके का नाम था गिरी सुमेल। गिरी यानी पहाड़ी और सुमेल जगह का नाम था और सबसे पास का गांव था जेतारण, इसीलिए इसे गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध कहा जाता है। अब इसी दौरान बीकानेर से एक और काबिल राजपूत योद्धा रवाना होता है, जिनका नाम था राव कुंपा जी। अब दिन आता है 4 जनवरी 1544। जेतारण से कुछ ही दूर पहले शेरशाह सूरी अपनी सेना को रोक देता है, जैसा कि हमेशा हर आर्मी करती थी। ये लोग एक दूसरे से कुछ ही दूर पर अपने तंबू गाड़ लेते हैं
अब इधर जेतारण की जगह देखकर शेरशाह सूरी को थोड़ा डाउट होने लगता है। ये पूरी जगह ही पहाड़ियों से घिरी हुई है और मालदेव भी कोई ऐसा वैसा राजा नहीं है, बहुत ही कॉन्फिडेंट राजा है और इसके आगे जो भी आता है वो हार ना था छोड़ो अपने पांव पर भी वापस नहीं जाता। अब शेरशाह वापस अपने कमांडर्स को बुलाता है, कल्याणमल और वीरमदेव के साथ वापस अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करता है। अब शेरशाह यहाँ एक प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को वेपन्स मर्चेंट यानी हथियारों का व्यापारी का भेष बनाने को कहता है और उन्हें मालदेव के पास जाने को कहता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि अपने साथ एक लेटर लेके जाना और उनके कैंप में गिरा देना। अब उसके सोल्जर्स भेष बदलकर गांव के बीच से होते हुए मालदेव के कैंप तक पहुंचते हैं और वहां सबको ऐसे वेपन्स दिखाते हैं जो बहुत ही शार्प एंड रिलायबल थे, जैसे भाले, शील्ड्स, तलवारें जिन्हें छूने मात्र से ही खून निकल जाए। अब ऐसे वेपन्स देखकर राजा मालदेव अपनी आर्मी के लिए वेपन्स ले लेते हैं। शेरशाह के सोल्जर्स बड़ी ही चालाकी के साथ वो लेटर मालदेव जी के कैंप में गिराकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लेटर राजा मालदेव जी के हाथ लग जाता है, जिसे पढ़कर मालदेव जी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें उनकी आंखों पर विश्वास नहीं रहता और वो जेता जी और कुंपा जी को तुरंत अपने पास बुला लेते हैं। अब सीन थोड़ा पीछे रह जाता है, जहां शेरशाह सूरी अपने मर्चेंट सोल्जर्स को वो लेटर देता है। ये वीडियो पॉज करके आप ये लेटर पढ़ सकते हैं, ऐसी ही कॉन्टेक्स्ट में वो लेटर लिखा गया था। जब मालदेव ये लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके काबिल सेनापति जेता जी और कुंपा जी ने उनके साथ विश्वासघात किया। अब उन्हें लगने लगा कि शेरशाह से मिलने के लिए ही जेता जी ने जंग के लिए अपना गांव चुना और मालदेव को जोधपुर से 80 किलोमीटर दूर ले आए। अब जेता जी और कुंपा जी को सभी लोग विश्वासघाती का नाम दे डालते हैं। जेता जी और कुंपा जी को विश्वास नहीं होता कि अचानक से उन्हें एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से विश्वासघाती का नाम करार दिया गया। अपने स्वामी भक्ति पर ऐसा कलंक वो दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाते। विश्वासघाती का नाम करार देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मालदेव अपनी सेना के साथ वापस जोधपुर की तरफ निकल जाता है। इधर विश्वासघाती होने का कलंक मिटाने के लिए जेता जी और कुंपा जी अपने साथियों के साथ जेतारण में ही टिके रहते हैं। वो दोनों ये फैसला लेते हैं कि इस कलंक को हम मिटा के रहेंगे, या तो हम ही रहेंगे या ये गंदी चाल चलने वाला शेरशाह सूरी। अब जेता जी और कुंपा जी दोनों ही उसके खून के प्यासे बन जाते हैं। शेरशाह सूरी की इस चाल ने खतरनाक और खूंखार शेरों को घायल करके उनको 10 गुना ज्यादा खतरनाक बना दिया था। अब आसपास के गांव के कुछ और राजपूतों ने जेता जी और कुंपा जी का साथ दिया, जिससे इनकी आर्मी की संख्या 12,000 हो गई थी। अब दिन आता है 5 जनवरी 1544। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, पर पूरी जंग में जेता जी और कुंपा जी शेर की तरह दहाड़ मारते हुए शेरशाह सूरी के सैनिकों को मार काट रहे थे। अब इन दोनों का ऐसा जोर देख बाकी राजपूतों में भी जोश आ जाता है। ये सारे शेरशाह सूरी के सैनिकों को अब बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। दूर अपने घोड़े पर बैठा शेरशाह सूरी जेता जी और कुंपा जी का ऐसा जोश देखकर वहीं जम गया, मानो उसे सांप सूंघ गया। उसकी नजर में ये दो राजपूत योद्धा उसकी सेना से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि दो खूंखार और भूखे शेर लड़ रहे थे। 12,000 राजपूतों ने 80,000 की सेना को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। पर अफगानों की भी एक खूबी थी, ये कभी भी अपनी सेना को एक साथ जंग करने नहीं भेजते थे। शेरशाह ने एक रिजर्व टुकड़ी बचाकर रख रखी थी, जिस टुकड़ी का नाम था जलाल खान चलवानी। इस टुकड़ी की वजह से शेरशाह सूरी ये जंग जीत पाता है, क्योंकि अब राजपूत सैनिक थकने लगे थे। अगर ये टुकड़ी उस दिन नहीं आती तो शेरशाह सूरी की 80,000 की सेना वहीं खत्म हो जाती। अब शेरशाह सूरी का सेनापति उसे खबर देता है कि जेता जी और कुंपा जी अब नहीं रहे। ये सुनकर शेरशाह बहुत खुश हो जाता है और जहाँ उनके शव थे वहाँ पहुँच जाता है। शेरशाह जब उनके शवों को देखता है तो उसके चेहरे की खुशी मानो गायब हो जाती है। वो अपने सेनापति को ऑर्डर देता है कि इन दोनों के शरीर को हाथियों के सहारे खड़ा करो। ये सुनकर उसके सोल्जर्स और कमांडर्स बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वही सोचते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग जेता जी और कुंपा जी के शरीर को हाथियों के सहारे खड़ा किया जाता है। यहाँ शेरशाह सूरी चिल्लाकर अपनी आर्मी से कहता है कि इतिहास इन वीर राजपूत योद्धाओं को याद रखेगा। इनका शरीर और इनकी बहादुरी इन हाथियों से भी बड़े थे। मैं इन राजपूत वीरों के सामने अपने घुटने टेकता हूँ, जिन्होंने कम तादाद में होते हुए भी मेरी 80,000 की सेना को लगभग खत्म कर दिया था। शेरशाह सूरी मुस्कुराकर एक चीज कहता है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी सल्तनत खो बैठता हूँ। ये कहकर वो अपनी आर्मी के साथ वापस दिल्ली चला जाता है। राव जेता जी और राव कुंपा जी, जिन्हें आज भी मारवाड़ के लोग याद करते हैं, तो उनके मन में एक अलग ही जोश आ जाता है। आज भी अगर आप इनका नाम जेतारण में किसी को भी कहते हैं तो वहाँ के लोगों के चेहरे की चमक ही बता देती है कि आज इतनी पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी वहाँ के लोग उन्हें कितना प्यार और सम्मान देते हैं, कितना प्राउड फील करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मारवाड़ के सोल्जर्स जेतारण में आए तो उन्होंने देखा कि सुनारों के बच्चे बाहर सोने चांदी पहने खेल रहे हैं। सैनिक गांव वालों को कहते हैं कि आप किसी सुरक्षित जगह चले जाएं, जंग बहुत ही जल्द छिड़ने वाली है। तो वहाँ के लोगों ने सिर्फ एक ही बात बोली, जब तक हमारे जेता जी इस धरती पर खड़े हैं हमें डरने की जरूरत नहीं। इस एक स्टेटमेंट से पता चलता है कि जेतारण के लोगों को अपने शूरवीर पर कितना भरोसा था, कितना प्यार और कितना मान और सम्मान था। जेतारण गांव में आज भी राव कोम्पा जी और राव जेता जी की छत्रियां इतनी पीढ़ी बीत जाने के बाद भी उनकी बहादुरी और मारवाड़ के प्रति सच्चा प्रेम दर्शाती है। राजस्थान की इस मिट्टी में और भी शूरवीर थे, जिनकी कहानियां मैं लाऊंगा आपके अपने चैनल
राजपूताना अनटोल्ड पर। साथ ही राजपूतों की कुलदेवी और कुल देवताओं की भी कहानियां मैं लेकर आऊंगा, जिनके सामने हम राजपूत अपना सर झुकाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनों के साथ शेयर करना। और मुझे कमेंट करके जरूर ये बताना कि ऐसे और कौन से वीर राजपूतों की कहानियां आप सुनना चाहेंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।